से सिनेमा कर लो पहले। Start. विजिबिलिटी में नहीं ऊपर यहाँ लिखा है। कभी लाइव कर दी क्या? आ जाओ बेटा। विजिबिलिटी मतलब नीचे है सर, काफी एक आधा काफी नीचे है। यहाँ है विजिबिलिटी। हाँ ये ठीक है। गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शिवाना आईएएस एकेडमी फेसबुक पेज। वेट करेंगे फॉर 1 मिनट उन सारे एस्पिरेंट्स का जो हमसे जुड़ रहे हैं। विद इन 1 मिनट हम इंडियन पॉलिटी पे मैराथन सेशन को बिगिन करेंगे, जहाँ पे करीबन 500 to 700 क्वेश्चंस के बीच में डिस्कशन लेंगे हम फॉर एवरी सिंगल एग्जामिनेशन। जुड़ रहिए हमारे साथ और शेयर जरूर करें ग्रुप्स के अंदर या बाकी लोगों से जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, ताकि वो हर एक इंसान जो अकेडमी के अंदर है या जो इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन देना चाहता है उस तक प्रॉपरली वीडियो पहुंचे। स्वागत है आप सभी का शिवाना आईएएस एकेडमी चंपा के इस लाइव सेशन में। और जैसे मेंशन किया गया है कि आपको इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ हम ब्रीफ करेंगे एंड सेशन इस तरह से करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें आपकी रिजॉल्व हों। आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम रिजॉल्व करेंगे। तो जिसकी भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं उनको, ताकि इस सेशन को हम काफ़ी फ्रूटफुल कर पाए। ये सब चीजें तो व्हाट्सएप पे भी कह रहा हूँ, है व्हाट्सएप पे हम यहाँ नहीं, व्हाट्सएप शेयर करना क्या नहीं से करेंगे शेयर व्हाट्सएप पे। आई थिंक व्हाट्सएप पे लिख के दे ही दिया सबको। तो सो वेरी गुड इवनिंग। सुनील पहुंच चुके हैं, रजनी राजपूत पहुंच चुके हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर हार्डकोर डिस्कशन करने से पहले चैप्टर वाइज चीजें लेते हैं सर, क्योंकि ऐसी चीजें बन नहीं पाएंगी ना कि नोट्स बना पाए अच्छे से प्रॉपर्ली। वो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इनको ब्रीफ करता हूँ पहले। जैसे कि एस्पिरेंट्स देखिए, बहुत बड़ी हार्डकोर जो डिस्कशन है इसमें वही है कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो हिस्टोरिकल एक्ट्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, हम उसमें नहीं जाएंगे।
विल वेरी वेरी प्रिसाइज, और हम फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिगिनिंग करेंगे इसकी, इस चैप्टर की। तो बहरहाल फटाफट से हम लोग आगे आई थिंक बढ़ते हैं एंड अपनी इंफॉर्मेशन को आगे ड्रैग ऑन करते हैं। चलिए, इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं। सो इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि यहां आप पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में, माने शासन कैसे किया जाएगा उसके बारे में आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर। और इंडियन पॉलिटी में जो क्रक्स है हमारा वो है मेन संविधान, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें मेन चीज है, क्योंकि ये देश की लॉ बुक है, कानून की किताब है। ये कानून की किताब है और इसी के ऊपर ही देश चलेगा। जो उसमें लिखी बातें हैं इसी के ऊपर ही देश चलेगा, इसी के ऊपर ही काम किया जाएगा। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक तरह का एक रोड मैप है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रोड मैप है ऑफ गवर्नेंस, अर्थात देश कैसे चलाया जाएगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, वो सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो हमारे देश में कोई भी काम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किया जाएगा। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है। Alright. आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था, तो संविधान रेडी हो गया था। इस तारीख को बनके संविधान रेडी हो गया था, मगर उसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 का। उसके पीछे कहानी बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी का लाहौर का सेशन जो था, लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बात नोट करिए। मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं। जैसे मैंने कहा कि इंडियन पॉलिटी भी चीज क्या है। इंडियन पॉलिटी सिंपली एक तरह की एक लॉ बुक है जो डिसाइड करेगी कि भाई देश गवर्न कैसे किया जाएगा, देश चलाया कैसे जाएगा, वो कौन लोग होंगे जो देश चलाएंगे और उनको चुना कैसे जाएगा, उनके पास क्या अथॉरिटी होंगी, उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और ये सारी बातें यहां डिस्कस की जाएंगी। तो ये एक बेसिकली लॉ बुक है एंड इसको जो इसके हम बात करें थोड़ी सी, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था, मैंने इसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि लाहौर का अधिवेशन था 1930 का एंड उसके अंदर जो है 26 जनवरी को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मना रहे थे। तो ये था फिर कि लगातार हम एक तरह से सिंबॉलिकली इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो हमने ये कहा कि भाई हमें आजादी तो मिल गई 1947 में 15 अगस्त, तो फिर वो जो डे था जो हम काफी साल से मना रहे थे व्यर्थ जा रहा था एक तरह से, क्योंकि आजादी दिवस सिंबॉलिकली हम 26 जनवरी को हर साल मना रहे थे सांकेतिक रूप से। तो इसलिए फिर हमने किया कि 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और इस दिन को डिक्लेयर कर दिया दैट इज रिपब्लिक डे, दैट इज गणतंत्र दिवस। अगर ऐसा ब्रीफ कर दूं मैं, सर मेंशन किया हुआ गवर्नेंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस मैं आपको ये इतला कर दूं पहले कि हम जो है 1-2 सेशन लेने वाले हैं। जैसे सर मेंशन कर रहा है इस समय पॉलिटिकल साइंस के बारे में मोटा मोटा ब्रीफ दे रहे हैं, कब संविधान बना था, कब चीजें क्या हुई थी, लेकिन 1-to-1 चीजें लेंगे। जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं समय पे, वो चैप्टर का नाम इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसे 1-to-1 हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, जुडिशरी के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और बॉडीज के ऊपर चलेंगे 1-to-1। सो प्लीज। ऑलराइट, सो एक काम कर, देखिए मैंने जो बातें बताई हैं, अब थोड़ी सी जल्दी भी हमें कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे हम इस मैराथन सेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक काम करो आप लोग, आप 3 बातें लिखो यहाँ से। वो 3 बातें क्या है? एक, इंडियन पॉलिटी डाल दिया आपने, इंडियन पॉलिटी के नीचे एरो लगाओ जैसे मैंने लगाई है, और लिखो कि इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में, ज्यादातर गवर्नेंस के बारे में होगा वो। और
कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक है, संविधान एक लॉ बुक है, और उसको जो है हमने अडॉप्ट किया है, मैंने अप्लाई किया है 26 जनवरी 1950 के अंदर। ऑलराइट, और बन के रेडी हो गई थी 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इस तारीख को हम बोलते हैं संविधान दिवस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे। हम इसको संविधान दिवस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। तो बढ़े आगे फिर, चलिए चैप्टर डालिए 1। मैं काफी डिटेलिंग करूंगा मगर आगे करूंगा, अभी नहीं यहां पे। तो चैप्टर 1 में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जैसे आप जब मोबाइल फोन लेते हो मार्केट से, तो स्वाभाविक है कि आप उसमें देखते हैं कि इसकी बैटरी बैकअप कितना है, इसकी रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, इसका ग्राफिक्स कैसा है। ये सारी चीजें, हर एक चीज में आप पाते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो ही आपको वो चीज अच्छी लगती है। सिमिलरली हम पाएंगे कि हमारे जो संविधान में खास बातें क्या है, फीचर मींस खास बातें, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से बात करते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को फटाफट से जानेंगे। इंडिया की हम बात करें, भारत की हम बात करें, तो उसमें एक पहला पॉइंट आप लिखता, और वो पहला पॉइंट है कि हमारे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ये पॉइंट पहली बात होगी। और सवाल ये है कि जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। जुडिशरी कोर्ट स्वतंत्र है, मानी जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अंडर नहीं आती है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। इस बात को हमने लिया है अमेरिका से, अडॉप्ट किया है। तो हमारा जो संविधान है, बेसिकली हमारे संविधान में कई ऐसी बातें जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ली गई हैं। हमारे संविधान में कुछ यूएसए से हैं, कुछ यूके से, इंग्लैंड से हैं, कुछ बातें हैं जो साउथ अफ्रीका से भी हैं, कुछ बातें जो न्यूजीलैंड से भी हैं, कुछ बातें जर्मनी से भी हैं, और कुछ बातें जो हैं वो जापान से भी, यूएसएसआर से भी ली गई हैं। तो कई बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से प्रभावित है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी ही बातें ओरिजिनल है। हमने काफी बातें जो है दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मोटिवेट होकर ली है। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि हमने एक तरह से उन लोगों के जो देश के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं का अपने देश में कॉपी पेस्ट किया। ये कहना गलत होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अच्छी हो रही है तो उस चीज को अपने देश में अप्लाई करने में हर्ज क्या है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी बातें हैं जो हमने दूसरे देशों से प्रेरित, मोटिवेट होकर ली है। जैसे पहली बात क्या है कि हमारे देश की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखिए जुडिशरी की बात करें, सबसे नीचे होते हैं दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे नीचे। उसके बाद होते हैं हाई कोर्ट, और उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक हायरार्की है, व्हिच मींस कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दाखिल किया और वहां आपको न्याय नहीं मिला तो आप कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? अब हाई कोर्ट का। ऑलराइट, एंड हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक हायरार्की है इसके अंदर। ऑलराइट, तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, पहली बात। और हमने ये आइडिया कहां से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से। इस बात को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और दूसरी बात करें इसके अंदर, तो
मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ। हम फटाफट से इस टॉपिक को करेंगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन में, खास करके एसएससी या उससे लेवल नीचे के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है कि हमारे संविधान में फलनी बात कौन से देश से प्रभावित है, ये कौन सी कंट्री से इसको अडॉप्ट किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बेसिक बात भी है। आगे बात करें कि जो प्रेसिडेंट है, नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं। जो राष्ट्रपति है, ही इज हेड ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ आर्म फोर्सेस। ये हेड है आर्म फोर्सेस के। आर्म फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे आर्मी, जैसे नेवी, जैसे एयरफोर्स, ये हमारी बेसिक आर्म फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस है। इनका मुखिया होता है राष्ट्रपति, और ये बात भी अगेन ली गई है यूएसए से। इस बात को भी हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। अमेरिका में वहां का जो राष्ट्रपति होता है वो अपने डिफेंस फोर्सेस का चीफ होता है। जैसे आर्मी का चीफ अलग होगा, नेवी का चीफ अलग होगा, एयरफोर्स का चीफ अलग होगा, मतलब इन कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का चीफ होगा राष्ट्रपति। सर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सर ने सब रखो उसको, सर ने मेंशन करा है अबाउट राष्ट्रपति हेड ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन की देश भारत के संविधान का जिक्र इस समय चला हुआ है। तो मैं प्रियम्बल पे ही आऊंगा, प्रियम्बल के ही इन शब्दों को डिस्कस करने के बाद हम सर मैं सोचता हूँ कि इसको फिनिश कर लेते हैं पहले, अगर कुछ टिप्पणी करें इसी पे टिप्पणी करते हैं। ठीक है। हमारा प्रियम्बल जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भी कौन सी चीज कहाँ से प्रभावित है, ताकि एक टॉपिक एटलीस्ट खत्म हो जाए। ठीक है। फिर हम रिदम पाते हैं प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में कितने आर्टिकल हैं, फलना आर्टिकल किस बारे में, फलना पार्ट किस बारे में, और ये सारी बातें वहां से डिस्कस करेंगे। तो एक देखिए, हमने एक दो बातें केस करते हैं। पहली बात हमने कहा कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, विच मींस जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, आगे हमने बात की कि जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के। ऑलराइट, डिफेंस फोर्सेस के चीफ आप समझते हैं, डिफेंस फोर्सेस के चीफ मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो एक कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस हैं, इनका सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति। ऑलराइट, ये बात समझिए आप यहां से। अगले बात करें, थर्ड में यहां लिखता हूं, थर्ड में बात करें तो जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति बने वाइस प्रेसिडेंट, ये सभापति होते हैं, मींस ही इज हेड ऑफ राज्यसभा के मुख्य हैं। अब हेड को हम यहां पे बोलते हैं चेयरमैन या चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। ऑलराइट, तो जो राज्यसभा होती है जिसको हम कहते हैं अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसको अपर हाउस कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं, ऊपरी सदन। तो हेड ऑफ राज्यसभा या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं उपराष्ट्रपति। रिमेंबर दिस। देखिए हमारे सिस्टम के अंदर जैसे कि संसद की हम बात करें तो संसद में, पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा का जो चीफ है या जिसको वो प्रिजाइड करता है, जो उसका हेड है वहां पे चलाने वाला, उसको वो स्पीकर होता है, और यहां होता है चेयरपर्सन या चेयरमैन। ऑलराइट, तो चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ज्यादा हम इसमें डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ अभी तक आपने इतनी सी बात यहां समझी है कि हमारी संसद में दो सदन है, टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट। जो दो हाउसेस हैं उनमें एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, राज्यों की सभा। क्योंकि लोकसभा के एमपी जो होते हैं या सांसद को हम डायरेक्टली चुन के भेजते हैं, और राज्यों के जो जो एमएलए होते हैं, यस, जो राज्यों के एमएलए होते हैं वो चुन के भेजते हैं एमपी को राज्यसभा के अंदर। ऑलराइट, तो तभी हम कहते हैं इसको राज्यों की सभा, राज्यसभा। अर्थात राज्य स्टेट्स जो हैं उनके जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं एमपी को राज्यसभा के, और उनका मुखिया होगा उपराष्ट्रपति, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं इसको। तो आपने दो तीन ही बातें अंडरस्टैंड की हैं कि लोकसभा का जो एमपी है
उसको हम या पब्लिक डायरेक्टली चुन के वहां भेजती है लोकसभा के अंदर, इसलिए हम कहते हैं उसको लोगों की सभा। और राज्यसभा माने राज्य जो है, जो स्टेट्स जो हैं, उसके जो एमएलए हैं वो एमएलए चुन के भेजते हैं जिन एमपी को, वो जाते हैं राज्यसभा के अंदर। दो तीन बातें आप अंडरस्टैंड कीजिए। और हमने ये आईडी भी कहां से लिया है? अमेरिका से, यूएसए से। कई बार एग्जाम में आया है कि उपराष्ट्रपति चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ये आइडिया हमने कहां से लिया है? तो उत्तर है यूएसए। ऑलराइट, आप हर एक बात को प्रॉपर लिखिएगा इसके अंदर। हम जब जाएंगे आगे, उपराष्ट्रपति का डिफरेंट चैप्टर होगा, राष्ट्रपति का डिफरेंट चैप्टर होगा, जुडिशरी का डिफरेंट चैप्टर होगा, पार्लियामेंट का डिफरेंट चैप्टर होगा। तो फिलहाल आपको ब्रीफ किया जा रहा है थोड़ा, ताकि आप एक माहौल में आ जाएं फटाफट से, और फिर हम आगे इसको कैरी ऑन करेंगे। आगे बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो आई थिंक फोर्थ हमारे पास है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं। जो लोग हैं उनको ये कुछ राइट दिए गए हैं, हम कहते हैं उनको फंडामेंटल राइट है। आप कोई कहे कि इनका पर्पस क्या है, ये लोगों को क्यों दिए गए? तो इनका पर्पस है कि जनता चेक कर सके गवर्नमेंट की पावर को, विच मीन्स कभी कभी पावर ब्रूटल हो जाती है, ब्रूटल। फॉर एग्जाम्पल, जो सरकार है, सरकार को चेक करने के लिए, चेक या आप एक तरह से कंट्रोल करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया गया है। मैंने सरकार किसी भी तरीके से ओवर पावर आप पे ना हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि सत्ता के नशे में जो सरकार के लोग होते हैं वो किसी भी लेवल पे उतर आते हैं। तो मुझे बताइए, सरकारें तो ऐसे देश में भी होती हैं जहां तानाशाही है, तो फिर उनकी सरकार में और हमारी सरकार में फर्क क्या हुआ? सत्ता का नशा ऐसा होता है कि आदमी फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, एंड लोगों को वो इस तरीके से डील करेगा कि किसी भी हाल में पावर में वो सस्टेन करे, आगे बढ़े। और जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, जो 5 साल के लिए मैक्सिमम आती है, वो तानाशाही ना हो जाए, वो अपने काम को इस तरह से ना करे जैसे एक तानाशाह सरकार करती है। उसको रोकने के लिए लोगों को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का पर्पस है कि जो सरकार है उसकी पावर को चेक एंड कंट्रोल करना। आप अपने मौलिक अधिकारों के द्वारा सरकार का इस तरह का तानाशाही रवैया है तो उसको आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, कभी कभार जैसे आप कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, और सरकार के जो अहलकार हैं या उनके जो ऑफिसर हैं लाठी चार्ज करते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको जेल में डाल देते हैं, तो आपके पास क्या अथॉरिटी है फिर टू गेट जस्टिस? फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, तो बोलने का अर्थ है कि आपके साथ किसी भी तरह का दुष्व्यवहार ना हो, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, कोई इनजस्टिस ना हो आपके साथ कोई अन्याय ना हो सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। उसके लिए क्या बनाए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स। रिमेंबर या नॉट? सो इसमें कई बातें आती हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशंस, फिर कई तरह की बातें आती है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ। इसमें इतनी सारी बातें हैं जो आप हर जगह पाएंगे कि वो सरकार को चेक एंड बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। तो मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा फिलहाल, मगर एक बात कहता हूं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो जनता को सरकार या उसकी ताकतों से सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। इसको भी हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से। हमने इसको भी अमेरिका से लिया, इनहेरिट किया फंडामेंटल राइट्स को भी। इसके बाद प्रियम्बल। तो प्रियम्बल की हम बात करें, आई थिंक इट इज 5th, 5वीं की हम बात करते हैं। प्रस्तावना बोलते हैं इसको हिंदी में। प्रियम्बल, सो प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना। एंड प्रस्तावना की जहां तक हम बात करते हैं, प्रियम्बल क्या है बेसिकली? एक लाइन में कहूं तो ये आईडी कार्ड है
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का आईडी कार्ड समझते हैं, उसकी पहचान। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना हो तो काफी दिन लगाने पड़ेंगे, तब पढ़ पाएंगे हम लोग। मगर अगर हम प्रियम्बल उसका पढ़ लें एक बार तो एटलीस्ट हमें मालूम चल जाएगा कि जो क्लैरिटी नहीं आ रही है आवाज में, ये लोग हो रहा है। देखिए व्हाट आई एम सेइंग, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को हम कहते हैं आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का आईडी कार्ड है, क्योंकि किसी भी एक, मान लो सपोज करिए कि एक स्कूल का बच्चा है, कोई छात्र है स्कूल का, एंड उसके आई कार्ड को पढ़ के आप बता सकते हैं कि ओके इसका नाम ये है, ये फलनी क्लास में है, इसका एड्रेस ये है, फोन नंबर इसका ये है। इतनी सी बात आप उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। उसी तरह से शॉर्ट वे से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान पाते हैं हमारे प्रियम्बल से, प्रस्तावना। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक बातें हैं वो सारी लिखी है कि मैंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा, वो कैसे काम करेगा, या उसकी फिलॉसफी कैसी होगी, सारी बातें वहां पे लिखी गई हुई। हम इसके बाद दिल्ली में करेंगे। इसको मैंने लिया है यूएसए से। जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर बेसिकली बात हुई कि फलनी बात कहां से ली गई है या फलनी बात कहां से ली गई, सारी बातें इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात करें, इधर करते हैं सिक्स में हम बात करें तो सिक्स के अंदर एक बेसिक बात है 6 पॉइंट में, वो ये है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं, जो उनके जज हैं, उनको निकालने की अथॉरिटी किसके पास है? तो आप जानते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि सरकार उनको ना कंप्लीटली अपॉइंट करने में ऑथराइज्ड है, ना उनको निकालने में। तो एक सिस्टम है, कहते हैं उसको कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम है। ये कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? एक तरह से ग्रुप ऑफ जजेस, इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड कुछ सीनियर हाई कोर्ट के जजेस का एक ग्रुप है, और यही ग्रुप अपॉइंट, एक तरह से नाम देता है, सेलेक्ट करता है अपॉइंटमेंट के लिए। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति जो है वो बाद में अपॉइंट करते हैं जजेस को, और निकालने का अधिकार इनके पास नहीं है। पार्लियामेंट के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार इनको निकालने का। पार्लियामेंट माने संसद, जिसमें महाभियोग एक टर्म है और इंपीचमेंट कहते हैं उसको, वो तरीका है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? करेंगे राष्ट्रपति। मगर किन की रिकमेंडेशन पे? तो रिकमेंडेशन दी जाएगी कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। कोलिजियम सिस्टम एक ग्रुप ऑफ जजेस है, जहां सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के। वो कुछ लोगों का नाम फॉरवर्ड करते हैं एंड राष्ट्रपति उनमें से उन लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने कर दी, पर क्या राष्ट्रपति के पास अधिकार है उनको निकालने का? नहीं। हम जानते हैं एस्पिरेंट्स की राष्ट्रपति एक तरह से कंट्रोल्ड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कैबिनेट होती मिनिस्टर्स, ऐसे प्रधानमंत्री कह लीजिए। सो राष्ट्रपति वही करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो कैबिनेट है वो जो कह रही है उसी पे एक्ट करते हैं। सो कैबिनेट मीन्स व्हाट? सरकार हुई। अगर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए आदमी को राष्ट्रपति निकाल दे तो ये तो फिर वही बात हो जैसे गवर्नर होते हैं, निकाल दी किसी भी समय पे, तो क्या उसका औहदा इंडिपेंडेंट रह पाएगा? स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। मैंने बोलने का था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कई बार तो सरकार से तनातनी हो जाती है, कई मुद्दों के ऊपर सरकार को पिनलाइज करती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार किसी भी तरीके से फिर अपने पावर को दर्शाने के लिए किसी भी जज को निकाल सकती है जो उसके खिलाफ जजमेंट दे दे। तो स्वाभाविक है कि ये इंडिपेंडेंट रहें, सरकार को भी कंट्रोल में रखें जुडिशरी किसी तरीके से। तो जरूरी था कि जो जुडिशरी है या जो जजेस हैं वो सरकार के कंट्रोल में ना आए।
तो इनको निकालने का तरीका क्या है? पार्लियामेंट से महाभियोग, इंपीचमेंट मोशन। सो पार्लियामेंट इनको निकाल सकती है, ना कि सरकार। रिमेंबर दिस। सो बोलने का अर्थ है कि अपॉइंट या उनको रखेंगे राष्ट्रपति, शपथ देंगे राष्ट्रपति, मगर उनको निकालेगी पार्लियामेंट। मैं भी इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चैप्टर में हम फटाफट से वहां डिस्कस करेंगे, तो एक एक बात वहां डिस्कस करेंगे 5-6 लाइंस के अंदर। मगर फिलहाल ये बात, छठी बात यहां से, और ये बात, ये फिलॉसफी भी हमने कहां से ली है? यूएसए से ली, अमेरिका से ली है ये फिलॉसफी भी हमने, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सरकार नहीं निकालेगी, इनको निकालेगी संसद, विच इज पार्लियामेंट। और यूएस में उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, जैसे यहाँ संसद होती है ना, वहां पे होती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के पास अधिकार है निकालने का जजेस को। ऑलराइट, ये बात है। एंड आगे हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में बात कर लेता हूं यहां पे। 7th, एकल नागरिकता। माने सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप माने एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है? यूके से, इंग्लैंड से। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से हमने ये चीज ली है। अब एकल नागरिकता की हम बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भारत में सिर्फ सिंगल ही नागरिकताएं होती है। मैं थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अगर इंडियन है, अगर वो भारतीय नागरिक है, तो उसी समय में वो किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अगर उसको किसी और देश की नागरिकता लेनी है तो पहले भारतीय छोड़नी पड़ेगी। एक बात तो ये होगी इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि हमारे देश की हम थोड़ी सी बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि दो तरह का दायरा होता है। मान लीजिए जैसे सपोज दिस इज हिमाचल। तो आप जानते हैं कि हमारी जो नागरिकता होती है इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। ऐसा नहीं होता कि हिमाचल की नागरिकता, पंजाब की नागरिकता, झारखंड की नागरिकता, उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं। जितने भी लोग रहते हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनके पास एक नागरिकता होती है, नाम उसका भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। तो स्टेट की अपनी अलग से नागरिकता नहीं होती है। यूएसए में, अमेरिका में जो स्टेट होती है, राज्य होती है, उनकी नागरिकता अलग होती है, और जो नेशनल लेवल पे नागरिकता उनकी अलग होती है। डुअल वहां पे सिटीजनशिप। पर इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, माने स्टेट्स की अलग से नागरिकता नहीं होती है। आप पंजाब के नागरिक नहीं होते, आप हिमाचल नागरिक, आप इंडिया के ही नागरिक हैं, भारत के आप नागरिक हैं। सो स्टेट्स की अलग से नागरिकता नहीं होती। इस बात को कंप्लीटली नोट कर लीजिए। नागरिकता सिर्फ सेंटर की होती है, माने देश की होती है, भारत सरकार ही इसको देती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अलग से सिटीजनशिप अपने नागरिकों को दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यहाँ से। तो खैर ये बात यहाँ से, और हमने ये बात कहाँ से ली है? यूके से ली है, प्रभावित हम वहां से हुए। दिस इज द पॉइंट यू शुड बी रिमेंबर। आगे हम बात करें कि फेडरल सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। फेडरल सिस्टम क्या है? सो 8वें पॉइंट में यहां डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट, फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल मीन्स दोहरी सरकार है, दोहरी सरकार। फेडरल मीन्स दोहरी सरकार, विच मीन्स कि दिल्ली में सेंटर में जैसे मोदी सरकार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट में भी गवर्नमेंट हुआ करेगी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर की सरकार है, भाजपा की ही, तो स्टेट में अलग, सेंटर में अलग। विच मीन्स कि हमारे देश में स्टेट मतलब राज्य की सरकार अलग होगी
और सेंटर की सरकार अलग होगी, केंद्र की सरकार अलग होगी। यहां होंगे सीएम मुख्य, यहां होगा पीएम मुख्य। तो दोहरी सरकारें चलती इस देश के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हम बात कर रहे हैं हिमाचल के हम निवासी हैं, तो ऑब्वियसली हिमाचल की सरकार भी हमारे लिए काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए काम कर रही है। तो हम दो तरह की सरकार को डील करते हैं भारत देश में, एक सेंटर केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो हम कहते हैं इसको फेडरल गवर्नेंस। दो तरह की सरकारें होगी और इनके बीच में पावर का डिवीजन होगा, एक क्लियर कट डिवीजन का पावर का, कि सेंटर की पावर अलग और स्टेट की पावर अलग। मगर जहां कहें कि कौन ज्यादा पावरफुल होती है, तो ऑब्वियसली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और इसका रीजन बताता हूं आपको मैं कि एक अनुच्छेद 356 जो कहता है कि राज्य में लगा सकते हैं इमरजेंसी, आपातकालीन। तो किसी भी समय सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को अपॉन सर्टन रीजन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वहां फेल हो चुका है, वहां कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, जो भी ऐसी बात हो तो ऐसा वो कर सकती है। और ये ज्यादा पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो आइडिया हमने कि फेडरल गवर्नमेंट का, ये लिया कनाडा से, ये आइडिया हमने लिया है कनाडा से, फेडरल गवर्नमेंट का आइडिया इज टेकन फ्रॉम कनाडा। कई बार सवाल आया है कि भारत देश में दोहरी सरकारें होती है, कई बार आया सवाल कि भारत में दोहरी सरकारें होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में गवर्नमेंट अलग और स्टेट में गवर्नमेंट अलग होती है। और ये एक आइडिया हमने अपने संविधान में कहां से लिया है? कनाडा से। कनाडा में इस तरह की दोहरी सरकारें हुआ करती है, जो बिल्कुल हमने फॉलो किया इसको। ये बात यहां से आगे बात करें कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं हम उनकी से बात कर लेते हैं और रिपब्लिक की बात कर लेते हैं, गणतंत्र की बात। तो मैं जानता हूं इसको। तो नाइट है गणतंत्र, इसका मतलब कि रिपब्लिक, गणतंत्र और रिपब्लिक दो तीन बातें हम यहां से कवर करेंगे। सो रिपब्लिक या गणतंत्र माने जनता का शासन, गण मीन्स जनता एंड तंत्र मीन्स शासन। रिपब्लिक पब्लिक का शासन, पब्लिक का रूल। ये हमने कौन से देश से लिया हुआ है इसको? फ्रांस से। फ्रांस वही कंट्री जिसने जो एक रेवोल्यूशन करवाया था, उसे आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, वो सब चीजें वहां से आई। तो ये फ्रांस से लिया हुआ आइडिया है गणतंत्र का, रिपब्लिक का। ये बात यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप। एग्जाम में जो मैं बात कह रहा हूं कि जो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे खाली यही आपको सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से कि ये बात हमने कौन से देश से ली है, ये चीज है। अच्छा, संविधान में हम लोग जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन। संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और ये हमने आइडिया लिया है साउथ अफ्रीका से, अमेंडमेंट वाला। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अमेंड कर सकते हैं। देखिए, अमेंड, संशोधन का मतलब क्या है कि हम अपने संविधान को बदल सकते हैं, हम अपने संविधान को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ कई चीजें हैं जो रिडंडेंट हो जाती हैं। रिडंडेंट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1948-47 में जो बातें सोची गई भारत को लेके, आज वो हालात वैसे नहीं है, दुनिया काफी आगे पहुंच गई हुई है। तो जरूरी था कि संविधान के अंदर एक फीचर रखी जाए, नाम उसका अमेंडमेंट, माने संशोधन, ताकि समय के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग, दुनिया जहां जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपने संविधान को भी चेंज कर सके। तो ये संशोधन है, माने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ऐसा रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब कि बहुत ऐसा नहीं कि हम उसको चेंज ना कर पाए, रिजिड। हमारा थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, जहां हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर हाँ, इतना आसान नहीं चेंज करना, थोड़ा उसमें और बातें भी हैं, वो अलग चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। सिर्फ यहाँ पर्पज ये है कि हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, और ये बात हमने कौन से देश से ली है? साउथ अफ्रीका से। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट हम बात करते हैं, इमरजेंसी की बात कर लेते हैं, आपातकालीन। तो 11वां ले लेते हैं, आपातकालीन। सो आपातकालीन कहां से मोटिवेट होती है? पहली बात वही, व्हाट इज आपातकालीन? विच मींस इमरजेंसी। आप सबको याद होगा
कि 1975 में पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थी और उन्होंने लगाई थी इमरजेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपसे छीन लिए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं 19, 20 और 21 का आर्टिकल, मगर आपातकालीन के अंदर ज्यादातर लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उनसे छीन लिए जाते हैं ताकि एक तरह से पीस मेंटेन की जाए स्टेट के ऊपर। बहरहाल ये आइडिया मैंने कहां से लिया है? जर्मनी से। काफी बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि इमरजेंसी का प्रावधान, आपातकालीन का प्रावधान हमने कौन से देश से प्रभावित होकर लिया है? जर्मनी से। देखिए जर्मनी में तो हम बात करते हैं हिटलर की, और हिटलर एक तानाशाह थे एंड उनका एक बिलीफ था कि कभी कभार जब स्टेट के अंदर, स्टेट या देश अनकंट्रोल हो जाए, वहां के सिटीजन्स अनकंट्रोल, जैसे कि मान लीजिए जनता प्रोटेस्ट कर रही है और ऐसे प्रोटेस्ट कर रही है कि पटरियां उखाड़ दे रही है, बसें रोक दे रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन हालातों के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड। तो इमरजेंसी जो है वो ये है, और जर्मनी से हमने इसको इनहेरिट किया है। ये बातें यहाँ से हैं। तो आई थिंक हमने कुछ एक बातें यहाँ से फिनिश की हैं, उसका आप नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से। जब चैप्टर बाय चलेंगे, आपातकालीन क्या चीज होती है, राष्ट्रपति कैसे इसको लगाते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने बातें कही हैं ये कंफ्यूज आपको क्रिएट कर सकती हैं, कंफ्यूजन, क्योंकि ये बड़ी ही जल्दी कही गई बातें हैं। मगर मनीष सर आप अब आगे करें प्रेमल वाला कंटिन्यू जी। और देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक से 1 मार्क्स का सवाल पक्का आता है। सिर्फ ये लिखे कि भाई ये फलनी बात कौन से देश से प्रभावित है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप करें डिस्कस के बाद और फिर मैं आगे लूंगा इसका। सर ने वैसे हर चीज लगभग मेंशन करते थे। आई पर्सनली बिलीव कि जो 3rd लेवल की एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, उनके लिए तो स्टफ बहुत है। 2 क्वेश्चंस आते हैं पटवारी के अंदर या फॉरेस्ट गार्ड के अंदर या पुलिस कांस्टेबल के अंदर। एजीटी, जेबीटी इनकी डिस्कशन के लिए या लंबी डिस्कशन के लिए जहां पे पॉलिटिकल साइंस के अच्छे सवाल आते होंगे, उन पे फटाफट से आते हैं। मैं ज़्यादातर लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में आए सवालों को फटाफट से लूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कर पाए चीज़ों को लेके। मैं यहाँ पे संविधान कहें या कॉन्स्टिट्यूशन कहें, के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ फटाफट से। उसके बाद मोटे मोटे डिस्कस करूँगा चीज़ों को लेके। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो पहली चीज बनती है वो ये कि 1895 में, जो कि पहली बार डिस्कशन हुई थी, नॉन ऑफिशियल था, वैसे वो ऑफिशियल नहीं था। पहली डेट, क्वेश्चन नंबर पहला अगर आपको मैं इंतला करूं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1934 1934 वो डेट थी जब एक M.N. रॉय नाम की पर्सनैलिटी ने पहली बार डिमांड करी कि संविधान बनना चाहिए। संविधान होना चाहिए 1934 में पहली बार ये डिमांड रखी गई, ये पहली थॉट रखी गई 1934। अब सवाल ये बनता है कि 1934 पहली तारीख M.N. रॉय ने पहली बार मेंशन करा कि संविधान बनना चाहिए। इसके बिल्कुल बाद 1935 में ही इनके बिहेवियर पे, इनके एग्रेशन पे भारत देश में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रख दी कि जी हाँ, वी नीड अ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1934 में M.N. रॉय पहली बार, और उसके तुरंत बाद जो है वो 1935 में
बिगिनिंग हो गई थी, आईएनसी ने मेंशन करा कि बनने चाहिए। अब हुआ क्या, अब कहानी ये कि डिमांड रखी गई कि संविधान अगर बनाना है तो संविधान बनाने के लिए संवैधानिक असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। जब संवैधानिक असेंबली का, असेंबली माने कुछ ऐसे गैदरिंग ऑफ पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं कि संविधान किस तरह का होना चाहिए। अब सवाल यहां पे पहला क्या बनता है, कितने मेंबर थे संवैधानिक असेंबली में? 389 ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 389 में डिवाइड करेंगे हम 296 एक तरफ को, और 296 का जिक्र किया जाए तो ये 296 जो है दे बिलोंग टू द ब्रिटिश वन, अंग्रेजी सियासत को बिलोंग करते थे 296 मेंबर। इसके साथ में रिमेनिंग 93 जो बचे थे वो रिप्रेजेंट करते थे प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट को। अब संवैधानिक असेंबली का मैंने जिक्र किया है, संवैधानिक असेंबली में मैंने कहा सिंपली 389 मेंबर थे। करोड़ों बार सवाल पूछा गया है, जिसमें से 296 जो थे वो भी बिलोंग करते किसको थे? पर्टिकुलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो रिमेनिंग 93 थे वो करते थे प्रिंसली स्टेट को। अब अगर ये यहां प्रॉपर्ली मेंशन करूं चीजों को मैं, तो इसके बाद डिपेंड सवाल ये करता है कि संवैधानिक असेंबली के अंदर, संवैधानिक असेंबली जब बनी थी तो संवैधानिक असेंबली के अंदर एक मोटा सवाल ये बनता है कि इनके टेम्परेरी प्रेसिडेंट और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? एंड परमानेंट, टेम्परेरी एंड परमानेंट। अब बिकॉज ऑफ रीजन कि जब हमारे पास 389 मेंबर आए तो 318 मेंबर में से टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट चुना गया था, टेम्परेरी हजारों बार पूछा जाता है, वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे असेंबली के, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ असेंबली, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो कि टेम्परेरी थे, मैं पहले कह चुका हूं, और जो परमानेंट बनाया गया वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो सवाल सीधा फटाफट से मेंशन कर रहा हूं मैं। 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार संविधान बनाने की डिमांड रखी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि बनना चाहिए, संवैधानिक असेंबली बनाई गई। 389 मेंबर चुने गए जो संवैधानिक असेंबली को बिलोंग करते थे। 389 में से 296 जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिलोंग करते थे और 93 प्रिंसली स्टेट के थे। 389 मेंबर जब बन गए, तैयार होगी चीजें पूरी की पूरी, हाउ टू डिजाइन संविधान, तो उसके अंदर टेम्परेरी प्रेजेंट बनाए गए, इसलिए कि इलेक्शंस होने थे या पर्टिकुलरली चुनने के लिए प्रोसेस फॉलो होनी थी। उस प्रोसेस से पहले टेम्परेरी ही डॉक्टर सिन्हा को बना दिया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और परमानेंट मेंबर बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब सवाल ये उठता है कि इनके बीच में एक लीगल एडवाइजर लाए गए। लीगल एडवाइजर का मतलब कि वो एडवाइज करे लीगली कि क्या चीजें कहां होनी चाहिए, क्या चीजें फॉलो ऑन होनी चाहिए, किन चीजों को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। लीगली कुछ चीजें जो एडवाइस के तौर पर दी जानी चाहिए थी, वो लीगल एडवाइजर को वहां पे अपॉइंट किया गया और बीएन राव को बनाया गया लीगल एडवाइजर। ये खुद सवाल कई बार आए हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ टेम्परेरी पर्सनालिटी, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, लीगल एडवाइजर कौन थे संवैधानिक असेंबली के। ये तीन सवाल तो मैं आज ही डिक्लेयर कर रहा हूं यहां पे कि हर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। कौन लीगल एडवाइजर था, कौन देश भारत में संवैधानिक असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट था, और कौन परमानेंट प्रेसिडेंट बना था। सिंपल सिंपल सी कहानी है। अब सवाल ये आता है कि जब संविधान बनाया जाने लगा तो संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान क्यों बनाया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। संविधान फंडामेंटल राइट्स मैंने मेंशन करा, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म एंड दिस, ये सारी चीजें जब हैं तो इनका एम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई जा रही है। तो
तो उस एम को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम दिया गया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया संवैधानिक सभा में। संविधान सभा में या संवैधानिक सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया बाय नेहरू, नॉट पास, पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश करा, या आप कह सकते हैं कि संवैधानिक सभा को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उनके सामने रखा गया। अब सवाल ये बनता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जब जिक्र आ गया था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का डिमांड क्या था। तो मैं आपको इतला कर दूं पहले, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही है जो पहला पन्ना है संविधान के प्रियम्बल का, माने जहां पे क्या चीजें लिखी हुई हैं आपको हल्का से इतला करूं मैं ताकि आप प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड करें। नंबर 1, संविधान आप देखेंगे तो संविधान का पहला जो पेज है कॉल्ड प्रियम्बल, उस प्रियम्बल में लिखा हुआ है नंबर 1 शब्द जो है जस्टिस, फिर लिखा हुआ है लिबर्टी, फिर लिखा हुआ है इक्वालिटी और फिर लिखा हुआ है जस्टिस। अब सॉरी, फ्रेटर्निटी। कई बार होता क्या है कि हम अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी ये चीजें भूल जाते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसके द वे ऑफ राइटिंग क्या है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, संविधान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहला शब्द जस्टिस है, ना कि लिबर्टी है। दूसरा लिबर्टी है, थर्ड इक्वलिटी है, फोर्थ फ्रेटर्निटी है। यहां तक कि आप हैरान होंगे, यूपीएससी तक में, सिविल सर्विसेज तक में कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है कि संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द कौन लिखा गया, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। ऐसे ही आप इस संवैधानिक सभा के अंदर या इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आप ये चीज पाएंगे कि यहाँ पे और भी कई चीजें दी हुई, जैसे शब्द कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। तो नंबर 1 है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यूपीएससी 2012 में सवाल पूछा गया था कि इनको अरेंज करो कि संविधान के प्रियम्बल में शब्दों कैसे लिखा गया हुआ है। पहले नंबर पे आता है सोवर्जन। सोवर्जन माने होता है इंडिपेंडेंट या फिर सॉवरेन भी कहते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन के तौर पे, सॉवरेन कह लीजिए तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सॉवरेन। सोशलिस्ट सामाजिक, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, रिपब्लिक माने जो बार बार चुना जाता है, रिपब्लिक बार बार। सो सोवर्जन इंडिपेंडेंट या सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नंबर 1 पे सॉवरेन है, नंबर 2 पे सोशलिस्ट है, नंबर 3 पे सेक्युलर है, नंबर 4 पे डेमोक्रेटिक है और नंबर 5 पे रिपब्लिक है। ये 5 के 5 शब्द और ये 4 शब्द जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, 4 ये प्लस 5 दीज, ये 9 शब्द मिलके संवैधानिक प्रियम्बल को बनाते हैं। सवाल ये है कि जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश कर दिया तो ये अगले साल 7th of 1947 में 22nd of जनवरी को ये पास हुआ। तो 22 जैन डेट, 22nd जैन 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से। संवैधानिक असेंबली के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा में एम लाया कि इस संविधान का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, तो उसमें उनका एक पर्टिकुलर इमोशन थॉट आया कि
कि न्याय मिलनी चाहिए, लिबर्टी आजादी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी समानता मिलनी चाहिए और ब्रदरहुड भाईचारा फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए। इसके साथ में ही हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांसीसी क्रांति से के शब्द उठाए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें से जो सोशलिस्ट है, सेक्युलर, सोवरेन है, ये शब्द जो थे वो फ्रांसीसी या फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए गए थे। बाकी डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक तो अपने हमारे शब्द, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 22 जन 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसके बाद संविधान का प्रियम्बल बना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब एक और सवाल बनता है ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके कि जब संविधान ड्राफ्ट किया जा रहा था, जब संविधान ड्राफ्ट किया गया, कैसे डिजाइन किया जाए, पहले क्या आना चाहिए, मौलिक अधिकार कहाँ आने चाहिए, उनकी ड्राफ्टिंग थॉट क्या रखनी जानी चाहिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कौन से अनुच्छेद में आने चाहिए, अनुच्छेद कितने होने चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, शेड्यूल में डिवाइड कैसे किया जाएगा, इन सारी की सारी चीजों को ड्राफ्टिंग कमेटी में रखा गया। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। So, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, who is known as father of Indian Constitution, भारतीय संविधान के फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। ये मोटे मोटे तौर पे हमारे पास इंक्वायरीज थी। इसके बिल्कुल बाद अगर आप आगे मूव करेंगे हमने इसके बाद जो है नेशनल फ्लैग कमेटी बनी, एंथम, नेशनल एंथम बना, नेशनल सॉन्ग आया। ये नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, इन पे सवाल बहुत बनते हैं। फटाफट से हम इस तरफ मेंशन कर देते हैं फ्लैग को लेके। नेशनल फ्लैग, पहले फ्लैग आएंगे कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया हमने, सॉन्ग, एंथम, एंड दैट इज सिंबल। नेशनल फ्लैग पहले आते हैं, फिर एंथम पे और सॉन्ग के बाद में आएंगे। नेशनल फ्लैग पहले 22 जुलाई 1947 22 जुलाई को बनाया गया। और सॉन्ग और एंथम जो है वो एक ही डेट को, एंड दैट इज 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को अडॉप्शन जो मिली थी वो 24 जनवरी 1950 को ही मिली है, एक ही पर्टिकुलर डेट में। तीनों के तीनों सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ और सवाल लेते हैं बीचों बीच में से कि क्या चीजें थी। एक आखिरी सवाल आपको बुन दूं मैं, जब मैंने यहां मेंशन करा है फ्लैग के बारे में, फ्लैग का एडहॉक कमेटी जो थी, एडहॉक सिंपली मींस टेम्परेरी कह सकते हैं हम लोग, एडहॉक कमेटी जो बनी थी उसके जो चेयरमैन थे या जो चीफ थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लैग कमेटी के एडहॉक फ्लैग कमेटी जो बनाई गई थी उसके चेयरमैन भी जो थे वो भीमराव अंबेडकर साहब ही थे। नेशनल फ्लैग के ऊपर कमेटी जो बनी थी उसके चीफ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। आगे किस तरह से मेंशन करें हम, पंचायती राज लें, किस तरह से मेंशन करें? इसके बाद मैं लेता हूँ इनका यूनियन और टेरिटरी वाला पार्ट 1 से बिगिनिंग कर देते हैं इसकी, फिर आगे बस कोशिश करते हैं जैसे जल्दी निकल रहा है थोड़ा सा ना, जल्दी माने कि ऐसे जैसे आपने मेंशन करा ना बहुत क्लीन कट, जैसे माली से पहले वो सारी चीजें खत्म ही होगी लगभग उसके अंदर, मेन तौर पे देखा जाए ना। हम कोशिश करते हैं कि एक चीज को उठा के करीबन 10 मिनट देते हैं उसके ऊपर और फिर नेक्स्ट टॉपिक, चाहे 2 पार्ट में। देखिए हमारी कोशिश ये रह रही है कि जैसे सर ने बखूबी बहुत मेंशन कर दिया चीजों को, माने अगर आप देखें तो ऐसे अंडरस्टैंड करना या फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज को या फेडरलिज्म को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। पार्ट 1 पे आ रहे हैं, पहले 1-to-1 नोट्स प्रॉपर्ली बनाए। सबसे पहले प्रस्तावना के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और अब मैं कोशिश करूँगा, देखिए इंडियन पॉलिटी बहुत लेंथी है, मैं सीरियसली कहूँ, बट एक मैराथन लाइव सेशन है एंड अगर आप 4-5 महीने कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं किसी एक टीचर से तो बात अलग हो जाती है। एंड अभी हम लगातार ये चीज़ें फिनिश करनी है एंड 10 ही मिनट्स दूंगा हर एक चैप्टर को मैं,
और 10 मिनट्स के अंदर ही हम चीजें फिनिश करना स्टार्ट कर देंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रियम्बल के बारे में समझ नहीं आया। मैं सिंपली मेंशन कर रहा हूँ कि संविधान का जो पहला पेज है वो प्रियम्बल है। प्रियम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया था। उसके अंदर 4 शब्द लिखे गए हैं। आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पे न्याय, आजादी, समानता और भाईचारा ऐसे लिखे हुए हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए इन चारों शब्द में से सबसे पहले प्रियम्बल में कौन शब्द लिखा हुआ है, तो वो है जस्टिस, दूसरे पे है लिबर्टी, तीसरे पे इक्वालिटी, चौथे पे फैटर्निटी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका सिस्टम, इसका एडॉप्शन सिस्टम है। वैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सोवर्जिन या सोवरेन, इंडिपेंडेंट कैसे है, ऐसे नंबर 1 पे ये लिखा गया है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, फिर रिपब्लिक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रियम्बल पहला पन्ना था। हमारे देश के प्रियम्बल के ये 4 शब्द हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है या फिर नेहरू जी ने इनको दिया था। हमारे देश के संविधान का ये ऑब्जेक्टिव है, ये लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए बनाया गया संविधान। सही है। सो प्रियम्बल के ऊपर आपकी डाउट अगर सॉल्व हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रियम्बल की बात करने वाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 अब ले लो आप, प्रियम्बल। प्रियम्बल से बिगनिंग करेंगे। प्रियम्बल वैसे बोलने को चैप्टर तो है नहीं, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है। किसी भी बुक का जो पहला पेज होता है वो किसके बारे में होता है? इंट्रोडक्शन, विच मीन्स कि जो ऑथर है किसी भी किताब का वो कौन है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है अभी तक की, और इस बुक में खास बात क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, संविधान की हम बात करें, तो संविधान की भी इंट्रोडक्शन प्रियम्बल के अंदर दी गई हुई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई उस बारे में। मैंने कोई भी पर्सन प्रियम्बल को पढ़ के बता सकता है कि ओके किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, एक आई कार्ड की तरह मैंने उसको कहा था। प्रियम्बल की हम बात करते हैं फटाफट से। तो मैं 10 मिनट में लूंगा इनको, इन चैप्टर्स को, और कोशिश करूंगा 10 मिनट में इनको हम खत्म करें। आपकी डाउट्स हो हम उनको रिजॉल्व करेंगे। ये तक लाइव सेशन है। 26 के बाद हमारी ऑफलाइन कोर्सेज की क्लासेस को ज्वाइन करें, जहां आप जानते हैं कि अगर रोज हम 1 घंटा अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसकी बात अलग होती है, एक फ्रीडम होती है, डिफरेंट हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, टॉपिक्स लेते हैं, डिस्कस करते हैं उनको। पर फिलहाल आप जानते हैं कि जब टाइम बहुत ही कम हो तो हमें चीज़ें जल्दी करनी पड़ेंगी। सो प्रियम्बल की बात करना स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना। मैंने पहले बोल दिया कि प्रियम्बल है क्या। सो बेसिकली प्रियम्बल एक तरह की इंट्रो है। इंट्रो किसकी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और उसके अंदर हमने काफी बातें बोल दी थी। प्रियम्बल एक तरह की इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और मैंने दूसरी बात कही थी कि आईडी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आईडी कार्ड समझते हो ना? मैंने कहा कि स्टूडेंट जो स्कूल जा रहा है, मान लीजिए उसका आई कार्ड आप पकड़ लेते हैं, तो उस आई कार्ड से उस स्टूडेंट के बारे में मोटी मोटी बातें मालूम चलती हैं। तो प्रियम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें मालूम चलती है। और सो चलिए इस बारे में काफ़ी बातें सर ने बोली दी हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो मैं कुछ 2-3 बातें यहाँ से फिनिश करता हूँ, इंपॉर्टेंटली फिनिश करता हूँ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड कब ऐड किए गए? प्रियम्बल में सारे। तो 3 वर्ड्स हैं। एक है सोशलिस्ट, एक है सेक्युलर और एक है इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, अर्थात सामाजिक हमारा पैटर्न होगा गवर्नेंस का। जो सरकार शासन करेगी, जो सरकार है वो जब शासन करेगी तो उसके शासन का आधार क्या होगा? समाजीकरण। मैंने समाज के हर तबके में खुशहाली पहुंचाना ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखिए सोशलिज्म का प्रिंसिपल बहुत ही साफ है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरी सिंगल बेसिक थिंग। जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर पढ़ाई फ्री में होना, एजुकेशन फ्री देना, ये भी किसका नेम है? सोशलिज्म का। सामाजिक भला हो, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे।
सोशलिज्म में हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट, जनता के साथ सरकार गार्जियन की तरह ऑपरेट करेगी, गार्जियन की तरह रहेगी, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, ऑलराइट, और ऐसी तमाम तरह की सब्सिडीज, ये सारी सामाजिक हमारी जो जीवन यापन है सरकार के साथ डील करने का, उसके ऊपर ये सारी चीजें कही जाती है। तो सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड है सरकार की गवर्नेंस। सरकार अपनी गवर्नेंस सोशलिज्म पे चलाएगी। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, माने नो रिलीजन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार किसी भी धर्म को प्रेफर नहीं करेगी, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल फॉर ऑल रिलीजन, काइंड ऑफ इक्वालिटी। सरकार के लिए कोई भी धर्म विशेष नहीं होगा, वो सबके लिए बराबर तरह से ऑपरेट करेगी, बराबर तरह से बिहेव करेगी। वो सेक्युलरिज्म होता है, धर्मनिरपेक्षता। और इंटीग्रिटी बने एकाग्रता बना के रखेगी देश की, एकाग्रता, इंटीग्रिटी, कि समूचा भारत जो है वो इकट्ठा रहेगा और किसी भी तरीके से जो कोई भी डिविजन्स की बात यहां से ना पैदा हो। समूचा भारत जो है वो एक तरह से तो जो पूरा भारत है वो एक इकट्ठा रहे। इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे किसी का समय पे कुछ लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में, आई थिंक जे या जवाहरलाल यूनिवर्सिटीज में एक नारे लगाए थे, भारत के टुकड़े होंगे, और उसके ऊपर काफी बवाल खड़ा हुआ था। तो क्या किसी के पास ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी परमिशन है कि वो देश के टुकड़े करने के नारे तक लगा सके? इट इज नॉट अलाउड। ये एक तरह का, क्योंकि इंटीग्रिटी देश की मेंटेन करना ये हमारी ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी, हम उसकी बात करेंगे। पर ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी जो तीन मेन शब्द हैं। सोशलिज्म मतलब कि जो सरकार है उसका धर्म जो है वो सामाजिकता होगा, सामाजिक न्याय देना, सबको बराबरी पे लेके आना। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, मगर सरकार एटलीस्ट राशन फ्री में देती है, सरकार एटलीस्ट एजुकेशन फ्री में देती है, सरकार एटलीस्ट हेल्थ फ्री में है ऑलमोस्ट। उसके जो ज्यादातर जो डिस्पेंसरीज हैं, पीएससीज हैं, या तमाम तरह के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल्स, ये फ्री में ही ऑपरेट होते हैं बाय एंड लार्ज। और उसके साथ साथ इंटीग्रिटी और सेक्युलरिज्म जो मैंने बातें कह दी हैं। तो यहां हम कुछ एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं कि इनको हमने कब ऐड किया था। पहली बात तो 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड हुए थे, और संविधान में 42nd अमेंडमेंट की गई थी। तो आई थिंक आप ये तीन वर्ड्स का मीनिंग जान चुके हैं, और इनको कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में आप वो भी जान चुके हैं। और कौन सी अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की? 42nd, 42वीं अमेंडमेंट संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के अंदर। तो तीन नए वर्ड्स प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए, दैट इज सोशलिज्म या सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और सेकंड टॉपिक की बात करता हूं यहां से आगे। जो सेकंड टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, यहीं से प्रेम्बल वाले चैप्टर से, वो है कि भाई केशव नंद भारती केस क्या है? केशव नंद भारती केस क्या है? हम बड़ा शॉर्ट इसको डिस्कस करेंगे। केशव नंद भारती केस की हम बात करें तो ये किस बारे में था और कब ये जो केस आया था? पहली बात, 1973 में ये जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। उस जजमेंट का नाम था केशव नंद भारती केस। इस जजमेंट में एक बात सामने आई थी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। इसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया। अब देखिए, कई जो स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे, वो बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है,
पर आपको बता दूं मैं, आप पहले एक चीज जान जाओ कि एक आर्टिकल होता है 368, हम उसकी बात करेंगे बाद में जाके, मगर 368 आर्टिकल बोलता क्या है? अमेंडमेंट, संशोधन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और करेगी कौन संशोधन? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो उत्तर है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब क्या ये है कि पार्लियामेंट, संसद जो चाहे वो कर दे, जो बदलना चाहे वो बदल दे। हो सकता है किसी समय पे पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी आ जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो कई सिचुएशन के अंदर वो जो पार्टी चाहेगी वैसा क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी। एग्जांपल देता हूं आपको मैं। कुछ समय पहले आई थिंक नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले जब पीएम नहीं बने थे, तो ऐसी कुछ पार्टी थी, उन्होंने ऐसा एक भ्रम फैलाया कि अगर भाजपा आती है या मोदी जी जो है पीएम बन के आते हैं तो ये संविधान को बिल्कुल बदल देंगे। अब सवाल है कि संविधान को बदलना, उसका प्रोसीजर क्या है? तो उसका प्रोसीजर है कि ये पार्लियामेंट के पास या संसद के पास अथॉरिटी है उसको चेंज करने की। मैंने पहले से कह दिया कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, संविधान में बदलाव करने की। पर क्या पार्लियामेंट के पास ब्रूट अथॉरिटी है कि कुछ भी चेंज कर दे वो, कि फंडामेंटल राइट्स हटा दे या लोगों को उनको अधिकार जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हटा दे, कुछ बदल दे क्या? इलेक्शंस का प्रोसीजर बदल दे क्या? राष्ट्रपति की ताकतें क्या हैं वो सारी चेंज कर दे क्या? जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र है, उसको हटा दे, क्या कर सकती है? आप खुद सोचिए, अगर इस तरह से हो जाए कि पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी हो, तो आज जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, भाजपा मेजॉरिटी में लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, तो क्या भाजपा जो चाहेगी वैसा हो जाएगा? नहीं। बात है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक गार्जियन के रूप में काम करता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। तो उसने जजमेंट दी है, बहुत ही बड़ी जजमेंट 1973 में, और डिफाइन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी तो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की, मगर ये नहीं कि जो दिल में आया चेंज कर दिया। इस तरीके से तो जब भाजपा आएगी वो अपने तरीके का बना देगी संविधान, जब कांग्रेस आएगी तो वो अपने तरीके का बना देगी संविधान, जब मान लो कम्युनिस्ट आते हैं तो अपने तरीके का बना देंगे संविधान। तो इस तरीके से संविधान तो एक तरह से खिलौना हो गया, जब कोई आ रहा है उसको बदल दे रहा है। रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है। कुछ चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास नहीं है बदलने के। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कई बातें हैं, जैसे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट के द्वारा चेंज वो नहीं कर सकती है। दूसरी बात, हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, उसको वो चेंज नहीं कर सकती है। हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति है, जो गवर्नर है, उनको चुनने का एक तरीका है, वो चेंज वो नहीं कर सकती है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों को दिए हुए, वो चेंज नहीं कर सकती है। उसमें अमेंड कर सकती है जनरल पर्सपेक्टिव में, जिसमें कि वेलफेयरिज्म का, अब देखिए इसमें काफी डिबेटेबल चीजें हैं कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो हमें क्या चीज जो है वो आगे लानी है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स है एक आर्टिकल 15, जिसमें कहते हैं कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को ऑफर नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड। ये तो रिजर्वेशन भी एक तरह की क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? कुछ को हम जो है वो कम मार्क्स आने पे भी उनको सिलेक्शन दे देते हैं। हमारी डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिनके साथ अन्याय हुआ उनको ऊपर लाने के लिए की गई है। तो इसने जो राइट टू इक्वालिटी की सबको हम समान रखेंगे उसमें बदलाव किया इस चीज ने। तो बता दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट के साथ, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो वेलफेयरिज्म ऑफ स्टेट से आते हैं कि स्टेट के अंदर सरकार ने वेलफेयर क्रिएट करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना, तो उसके एवज में फंडामेंटल राइट को वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बस में
भाई महिलाओं के लिए अलग सीट रखी होती है रिजर्व करके, मेट्रो में ट्रेन में अलग बॉगी उनके लिए बनाई होती है, ऐसा क्यों है? तो इसका कहना ये है भाई कि आप हर जगह राइट टू इक्वालिटी मत इम्पोज करिए कि हाँ हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जैसे कि कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी होती हैं। उसी तरह से कई लोग आज की डेट में कहते हैं रिजर्वेशन गलत है, ये तरह से भावुक प्रश्न बन चुका है। कई लोग ऐसे इसमें काफी गुस्से में और इमोशनली कहते हैं कि खत्म होनी चाहिए, जो भी है। मगर क्या रिजर्वेशन देना राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है? एक तरह से है, मगर उसमें चेंज करके इसको अप्लाई किया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करके रिजर्वेशन को अप्लाई किया गया है। अब ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ ये समझने की बात है, जैसे कि मान लो कोई एचएस का है, जो एनटी का है, वो लोग इसको ठीक से समझेंगे, मगर जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं वो इतना डीप इसमें ना जाएं। मगर आपको मैं थोड़ी सी बात जैसे बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चेंज कर देगी वो। कुछ बेसिक बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आई थिंक 23 और 24 डिफाइंड चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक सोच है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। संविधान के निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ के कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं ताकि उनके सपने का देश बन सके। आज कोई भी पार्टी आके उसको बदल देगी, बिल्कुल उसका बिल्कुल चेंज कर देगी, तो उनकी भी डिसरिस्पेक्ट होगी। रिमेंबर दिस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कुछ बेसिक बातें कही हैं। हम चैप्टर में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट वाले, तो उसमें भी इसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। अगली बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से दो तरह के आंदोलनों से प्रभावित है। कौन से ऐसे दो आंदोलन थे जिनसे वो प्रभावित है? तो दो तरह के रेवोल्यूशन हुए थे, फ्रांस का रेवोल्यूशन आंदोलन और रशिया का आंदोलन। तो हम उसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वह टू रेवोल्यूशंस, दो रेवोल्यूशन, दो आंदोलन जो बड़े फेमस थे, जिनसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें ऐड की है। एक है जी फ्रांस का रेवोल्यूशन, सुन कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। कई बार एग्जाम में आया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। 1989 टू 1999 तक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टूडेंट्स क्या चीज निकल के आती है? द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सभी को मिले न्याय, सभी के पास आजादी हुई, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके पास एक बेसिक लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और इक्वालिटी मीन्स समानता, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ये तीन बातें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई की है और ये प्रभावित है फ्रेंच के उस रेवोल्यूशन से। नाम है उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरी बात है जी रशियन रेवोल्यूशन। रशिया का आंदोलन, जैसे फ्रांस में आंदोलन चला एक तरह की तानाशाही सरकार के अगेंस्ट, उस समय पे वर्कर का दमन होता था, ऑपरेशन ऑफ वर्कर्स। तो उन वर्कर ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और मांग की तीन चीजें फ्रांस के अंदर। हमें चाहिए समानता, इक्वालिटी, हमें चाहिए आजादी काम करने की, हमें चाहिए न्याय, जस्टिस। ये तीन बातें वहां से हमने दी। और जो रशियन जो रेवोल्यूशन है वो चला 1917 से 1918 तक, और यहां से एक आइडिया आया सोशलिज्म का। सोशलिज्म का आइडिया यहां से आया। और सोशलिज्म का मतलब समझते हैं, सोशलिज्म मतलब क्या? सामाजिकता। अर्थात भारत या किसी भी देश के अंदर अगर ये सोशलिज्म अप्लाई किया गया है तो उसमें जो सरकार है वो गार्जियन होगी लोगों की। गार्जियन समझते हैं ना, जैसे कि पिताजी हैं, माता है किसी की, और मान लो एक उनका बेटा बहुत अच्छा कर जाता है लाइफ के अंदर और एक बेटा कुछ खास नहीं कर पाता है, तो पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बेटा उनका ठीक नहीं कर पाया उसके साथ वो रहे, ताकि उनको जो पेंशन वगैरह आती है, जो इनकम आती है, उस बेटे को सपोर्ट रहेगी। गार्जियन ऐसा करते हैं। इसी तरीके से सरकार भी सोशलिज्म को फॉलो करती है, विच मीन्स कि जो लोग आगे पहुंच गए हैं, स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं,
आईएएस हैं, एचएस अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। मगर इस देश का निचला तबका, एक गरीब तबका, जिसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, वो प्रावधान नहीं है, तो उन लोगों तक कैसे क्या कुछ किया जाए। तो उनको बेसिक फैसिलिटी जो महरूम है उनसे, माने वो वंचित है उनसे, वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं पहले से कह दिया, एजुकेशन, हेल्थ, राशन पहुंचाना डिपो के माध्यम से, उनको सब्सिडीज देना और तमाम तरह के स्कीम्स जो है उनको अनाउंस कर दिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा काम करती है। सोशलिज्म। सो बैटरी का पीस इशू है ना इसका, खत्म हो गया बैटरी? ऑन द वे। ओके, बहरहाल आगे हम बात करते हैं कि जो अच्छा, काफी बात हमने कर दी है वैसे। सर ने मेंशन आपको कर दिया, आई थिंक सर मेंशन किया आपने इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं, कि भाई जैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसका रिदम क्या है फॉलो करती है, और इक्वालिटी लिबर्टी वाला, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो पिछले आई थिंक सर ने बताया आपको, उनका आप एक रिदम याद रखना कि रिदम क्या उसका। जैसे पहले आता है सोवरेनिटी, फिर आता है सोशलिज्म, और फिर आता है सेक्युलर, और फिर डेमोक्रेटिक, और फिर रिपब्लिक, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट थी। एंड इसके बाद जो है मैं यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा फटाफट से। चैप्टर पेश हुआ तो यूनियन और उसकी टेरिटरी की हम बात करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन मीन्स केंद्र की जो सरकार है, और उसकी टेरिटरी की हम बात करेंगे। ठीक है सर, लाइव के बंद हो गया था? नहीं, विजिबिलिटी में एक्चुअली प्रॉपर था नहीं। एक्सेस स्टूडेंट के भी ना इशू है ना कि एक सेशन के अंदर ना, लाइव सेशन के अंदर उसको 1.5 घंटा लिया जाए मैक्सिमम ना, क्योंकि नेट खत्म हो गया ना स्टूडेंट का, 90% खत्म हो चुका है हमारा, आशीष कह रहे हैं, तो ये अच्छा, प्रॉपर देख ही नहीं पाएंगे। फिर देखिए सब मेंशन कर दीजिए ना कि नेट का इशू होने के रीजन से हम जो है कुछ सेशन लेंगे 1.5 घंटे ही हम। एक काम करते हैं, लाइव सेशन फिर हम ज्यादा ना करके कुछ वीडियोस बनाते हैं। मेरा सर, उनकी वीडियो का ये होता है, आप रात को लगा दो डाउनलोडिंग के ऊपर, रात को नेट काफी चीप मिलता है, अगर आप उसके पैकेज देखेंगे इवनिंग में जो मिलता है, तो ऐसा करिए। लाइव मैं मानता हूँ कि इतने घंटे लाइव आप भी नेट आपका पैकेज खत्म हो जाएंगे उसके, तो ये काम करते हैं फिर आप वीडियो बनाए। जी आप हल्का सा ना स्टूडेंट मेंशन कर दीजिए, क्योंकि सर नेट सबके पास सेम ही रहता है। आप हल्का सा मेंशन करिए कि लाइव सेशन ऐसे रहना ठीक है कि हम वीडियो ही पोस्ट करें आपको, सीधे वीडियो बना के पोस्ट यूट्यूब पर डाल देंगे। मैं तो पता क्या समझता हूँ कि लाइव सेशन में ना सिर्फ हम क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करें। और हम इस तरीके से लगातार लाइव करेंगे तो फिर क्या होगा कि इनके पास डेटा नहीं होएगा। रात को ये होता है कि समान किसी का डेटा बचा हुआ तो उसको डाउनलोडिंग पे लगा देगा किसी तरीके से। ये चीज ठीक रहेगी फिर कि हम वीडियो अपलोड करते हैं, इनको एक वीडियो जो डाल दी जाएगी, उसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं उसको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कल हम जीके के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं जीके सेक्शन में। जैसे मैथ का है उसकी हम वीडियो बना देते हैं, कुछ टॉपिक जिसमें डाउट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की हम बात करें कि हम रीजनिंग के 200 क्वेश्चन करना चाहें लाइव में, तो वो ऑब्वियसली बहुत टाइम लेंगे। इससे बेहतर ही क्यों नहीं कि हम जैसे मान लो वीडियो बना दें और इनको सेंड कर दें, फिर जो उनकी डाउट्स हैं, जैसे मान लो 50 डाउट्स आते हैं क्वेश्चन के, तो उनको हम सॉल्व करें लाइव सेशन के अंदर, और फिर उनकी पूछे, उनसे राय लें और क्या इनकी जानकारी इस बारे में। जितने भी लोग लाइव देख पा रहे हैं, जो डिस्कशन सर ने मेंशन किया मुझे कि हम ये कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन में आधा पौने घंटे में हम डेट एंड फैक्ट एंड फिगर पे आए, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए बस। और ऐसे लाइव सेशन ना करें, क्योंकि ऐसे 1.5 घंटा लाइव होने के बावजूद भी जो है, अब मान लीजिए अगर हम इसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो स्टूडेंट देख ही नहीं पाएगा वो। तो कोशिश करते हैं हम कि जो चीजें हमने यूट्यूब पे आपको अपलोड की होंगी, उनसे जो क्वेश्चंस पेपर में आए होंगे उनको हम 1 to 1 क्वेश्चन देंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। जैसे मान लो ये भी प्रिपेयर्ड हो, एक काम करते हैं, जैसे कि एक और आईडी मेरे पास है कि इनको बोलते हैं कि ये फलने टॉपिक आपने क्या करके लाने हैं, और हम उसके अपने व्यूज भी देंगे और क्वेश्चन से पूछेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए थे। ये बेटर वे रहेगा।
तो काफ़ी बातें हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो काफ़ी बड़ी इंडियन पॉलिटिक्स है। तो एक काम करते हैं, फिल्म को हम थोड़ा सा वीडियोस बना के भी आपको सेंड करते हैं ताकि आप भी देख पाए प्रॉपर तरीके से उनको बाद में भी। क्योंकि डाउट हुए शिवाना आईएएस एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो उसमें मॉक टेस्ट काफ़ी मिल रहे हैं, उनमें आप पार्टिसिपेशन करिए। और कोई भी डाउट हो तो वहाँ भी आप ऐप में हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे कमेंट करिए, और आपकी डाउट सारे सॉल्व किए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।